हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ बहुत ही चुनिंदा प्रश्न को लेकर आए हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग 2022 में पूछे गए तमाम प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए आज के इस सेशन के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला विकल्प है वो कह रहा मोर वी गेट द मोर वी वांट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाबू पैरेलल कंपैरिजन है। क्या है? पैरेलल कंपैरिजन। अब जब पैरेलल कंपैरिजन हो तो पैरेलल कंपैरिजन में क्या करते हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी पैरेलल कंपैरिजन में कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी किसका प्रयोग करते हैं बाबू? द का। ये वो केस है जिसमें कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी पैरेलल कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले दी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दी का प्रयोग किया गया, यहाँ पे नहीं प्रयोग किया गया, तो यानी ये सेंटेंस गलत है। दूसरे सेंटेंस की बात करें, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, यानी जितना हम लोगों को मिलता है उतना ही हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल कंपैरिजन है और दोनों के पहले दा लगा हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है, आपका पैरेलल कंपैरिजन है और कॉम्परेटिव वर्ड के पहले दी नहीं लगा हुआ है, तो ये भी विकल्प आपका गलत है। यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोर कंसेप्ट हमारा है वो ये कि पैरेलल कंपैरिजन के पहले जो है, जब कभी भी पैरेलल कंपैरिजन हो तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम लोग द आर्टिकल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पे शब्द पकड़िएगा, इंटरेस्टेड, बाइंग अ न्यू कार। अब देखिए यहाँ पे जो स्थान है वो प्रीपोजिशन का है, और कौन सा प्रीपोजिशन होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको दो कीवर्ड याद रखना है यहाँ से, कि एक है इंटरेस्टेड और एक है इंडल्ज। इनके बाद जो है वह इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? इन प्रीपोजिशन का। इंटरेस्टेड या इंडल्ज इन समथिंग, अगर कोई चीज़ में हम इंटरेस्ट रखते हैं या किसी चीज़ में हम लोग लीन हैं तो वहाँ पर हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इंगेज के साथ भी हम लोग इन प्रीपोजिशन का क्या करते हैं बाबू? प्रयोग करते हैं। तो ये तमाम शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा कि इंगेज के साथ हमारा इन प्रीपोजिशन लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, इंडल्ज के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है। आप कॉपी खोल लीजिए और जो भी कोर कंसेप्ट आपको मिलता है उसे आप ज़रूर लिखते चलिए, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो और आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसका मिल सके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू कार का मतलब होता है कि मैं नए कार खरीदने में रुचि नहीं रखता हूँ या मेरी रुचि नए कार खरीदने में नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। A lot of ships cross Pacific Ocean। देखिए यहाँ पे महासागर का नाम है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को हम लोग बोलते हैं बाबू प्रशांत महासागर, और ये प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, सबसे डीपेस्ट जो है वह महासागर है, सबसे गहरा महासागर है। ये हम लोगों को याद रखना है, सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। तो जो ओशियन के नाम है, ओशियन के नाम के पहले द आर्टिकल लगता है। अब ये आपका कोर कंसेप्ट है। अब इस कोर कंसेप्ट को आप ज़रूर लिखिएगा कि चाहे वह आपका ओशियन का नाम हो या रिवर का नाम हो, रिवर के नाम के पहले भी क्या लगता है, रिवर के नाम के पहले भी द आर्टिकल लगता है।
तो इस तरह के जो कोर कंसेप्ट हैं उनको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस पैसिफिक ओशियन का मतलब ये होता है बाबू कि बहुत सारे जो जहाज हैं वो पैसिफिक ओशियन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उस शब्द को आप चुनिए जिसका स्पेलिंग सही है, जिसका उच्चारण सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो वर्ड दिख रहा है वो है सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल का जो सही स्पेलिंग होता है SUCCESSFUL। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। SUCCESSFUL सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है बाबू, सफल होता है। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन तमाम प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई शैल राइट अ लेटर। यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। ये जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल फ्यूचर में है और यहाँ पे इसका पैसिव केस करना है, पैसिव केस बनाना है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब का पहला रूप, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे तो अ लेटर आगे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन में अ लेटर आगे है, लेकिन यहाँ पे जब ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल है तो यहाँ पर इज का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, हैज़ का कोई कंसेप्ट है नहीं। तो यहाँ पे तीन विकल्प तो आपके ऐसे ही छट जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वॉइस में चेंज ऑफ टेंस होता नहीं है। तो जो टेंस यहाँ रहेगा वही आपका पैसिव में भी रहेगा। तो आपको ध्यान देना है ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहेगा। तो उस आधार पर अगर देखें तो हमारा तीन विकल्प वैसे ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम लोग बना करके भी इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट अ लेटर है तो देख लेते हैं अ लेटर। अ लेटर के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे विल लगेगा। उसके बाद अपने मन से क्या देना है, BEB। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रिटेन। और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटेन बाई मी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है और वो मैच कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, अ मैन हु इज किल्ड, अ मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड। अ मैन एक आदमी, हु इज लाइक्ड बाय ऑल जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है, जिसको सब कोई पसंद करता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए क्या है, जिस व्यक्ति को सब कोई पसंद करता है यानी लोगों के लिए वो प्रिय हो तो वो लोकप्रिय होता है। और लोकप्रिय का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, पॉपुलर। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है वो पॉपुलर होता है, वो लोकप्रिय होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी जो दूसरे पर निर्भर रहता है। थिस्ट का मतलब होता है क्या, आस्तिक। और यहाँ पर देखिए एलिजिबल का मतलब क्या होता है बाबू, योग्य होता है। जो किसी भी जॉब के लिए फिट होता है उसको हम लोग एलिजिबल बोलते हैं। थिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर, जो दूसरे पर निर्भर रहता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, फिट फॉर एनी पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए या किसी जॉब के लिए अगर कोई जो है वह फिट है तो उसको हम लोग एलिजिबल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिनिश इट डैश 2 days। हम लोग कहते हैं ना कि फिनिश इट, इसे समाप्त करो, इसे पूरा करो, डैश 2 days 2 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा वहाँ पे 2 दिनों के भीतर। तो 2 दिनों को भीतर के लिए हम लोग जो है वह क्या करते हैं, तो हम लोग जो है वह सुटेबल प्रीपोजिशन विद इन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विद इन का प्रयोग होता है के भीतर। यानी फिनिश इट, इसे पूरा करो, विद इन 2 days मतलब होता है 2 दिनों के भीतर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन है रीता इनवाइटेड विनीता। देखिए यहाँ पे क्या है, रीता इनवाइटेड विनीता। यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट है और आप ऑप्शंस में देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब कभी भी आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब कभी भी आता है तो सब्जेक्ट के बाद आता है और सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो सब्जेक्ट के बाद आता है और सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हरसेल्फ, क्योंकि सीता के लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी, और सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हरसेल्फ होगा। ठीक है ना। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिएगा, अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, त्याग दो, छोड़ दो। अवॉइड का मतलब क्या होता है, त्याग दो, छोड़ दो। क्या त्यागने की बात कहा जा रहा है, तो हम लोग देखिए क्या है, यहाँ पे आपका मेन वर्ब का पहला रूप है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का स्थान है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग या तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं या क्या करते हैं, जिरंड का। तो जनरली हम लोग इस तरह के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, अवॉइड स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान त्याग दो, धूम्रपान छोड़ दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी नीड्स अ सूट। अब देखिए यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन टैग करना है, सी नीड्स अ सूट का मतलब होता है उसे एक सूट की आवश्यकता है। सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। तो आपको दो चीज़ पता चल गया, क्वेश्चन टैग बनाने में दो चीज़ आपको पता करना है। पहला क्या कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, दूसरा सेंटेंस का मिजाज कैसा है, यानी किस टेंस का सेंटेंस है। तो हमको दोनों चीज़ यहाँ पे पता चल गया। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, डज। चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, तो डज के साथ क्या लगेगा, नोट, यानी डज नॉट। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट सी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द फ्यूनरल डैश ओवर। फ्यूनरल का मतलब होता है, देखिए एक शब्द है फ्यूनरल राइट्स। फ्यूनरल राइट्स का मतलब होता है क्या, अंतिम संस्कार, या जिसको अंत्योष्ठी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये वाला राइट्स होगा कि ये वाला रूट्स होगा कि राइट्स होगा कि राइट्स होगा, इसमें अक्सर हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी द फ्यूनरल राइट्स आर ओवर का मतलब होता है कि जो अंतिम संस्कार है वो क्या हो गया है, पूरा हो गया है, समाप्त हो गया है, अंतिम संस्कार को पूरा कर लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द वॉइस। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो जब कभी भी दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो वर्ब का चयन पहले वाले के हिसाब से करते हैं। तो द रेस्ट जो है वह सिंगुलर है, तो यहाँ पे WH वर्ड के बाद आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ये बात हम लोगों को पहले से ही पता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट जो है द रेस्ट के हिसाब से हम लोग वर्ब का चयन करेंगे तो सिंगुलर होगा। तो हम लोगों को सिंगुलर वर्ब चुनना है, तो हम प्लूरल वर्ब को पहले छांट करके क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और हम ये कह रहे हैं कि वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बाकी लड़के कहाँ हैं। तो यहाँ पर जो है वह सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक इज सुटेबल ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते वेयर हैज़ द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बाकी के लड़के के पास कहाँ है, या किस तरह का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बोलते हैं ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन अ गुड हेल्थ, ही इज वेरी गुड हेल्दी। ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं कि ही इज वेरी गुड हेल्दी, ही इज हेल्थ एंड गुड, ऐसा भी हम लोग नहीं बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ही इज इन गुड हेल्थ का मतलब होता है कि वह अच्छे स्वास्थ्य के साथ है, या उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका स्वास्थ्य क्या है, बढ़िया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आई वेंट टू द मार्केट, आई बाउट सेवरल थिंग्स। आई वेंट टू द मार्केट का मतलब होता है मैं मार्केट गया, आई बाउट सेवरल थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें क्या की, खरीदी। मैं मार्केट गया और मैं बहुत सारी चीज़ें क्या किया, खरीदा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए सेंटेंस को जब कंबाइन करना है तो देखिएगा कि चेंज ऑफ जो है वह आपका टेंस नहीं होगा। तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा तो आपके हिसाब से, तो अगर देखें यहाँ पे इस हिसाब से देखें तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल गड़बड़ है। और देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, देखिए आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, एंड बाउट सेवरल थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें क्या किया, खरीदा। तो दोनों तो आपका जो है हुआ क्या है, एकदम क्लियर हो गया। ये आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया, आई बाउट सेवरल थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदा। और यहाँ पर भी देखिए क्या है, आई वॉन्ट टू, माफ़ करें, आई वेंट टू मार्केट एंड बाउट सेवरल थिंग्स मतलब होता है मैं बाजार गया और बहुत सारी चीज़ें क्या किया, खरीदा। तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बहुत हल्का रहता है, आप लोग आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ट्राई डैश एंड यू विल सक्सीड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए लगातार प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो लगातार प्रयास करने के बाद, बार बार प्रयास करने के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ट्राई अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। अगेन एंड अगेन का मतलब क्या होता है, बार बार। बार बार कोशिश करने से जो है वह आप निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। एज यूजुअल का मतलब होता है पहले जैसा अगर आप प्रयास करेंगे तो आप असफल हो गए थे, अगर उसी एफर्ट के साथ आप प्रयास करेंगे तो फिर असफल हो जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब संयोग से तो सफलता शायद ही मिलती है। एट लार्ज का मतलब होता है व्यापक पैमाने पर। व्यापक पैमाने पे भी कोशिश नहीं करना है, बस निरंतर और लगातार प्रयास करना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देयर इज़ अ विलेज डैश द हिल्स। अब देखिए देयर इज़ अ विलेज मतलब क्या है, एक गांव है, डैश द हिल्स मतलब पहाड़ियों के नीचे। तो जब कोई किसी के नीचे हो और लगभग उसके जो है वह क्या है, पहाड़ियों के नीचे, जैसे कोई पहाड़ है और उस पहाड़ के ठीक नीचे गांव है, तो सटा हुआ गांव है, पहाड़ियों के हिल्स जो है वह उसके ठीक नीचे है, उसके संपर्क में है, तो वहाँ पे हम लोग विनित प्रीपोजिशन का क्या करते हैं बाबू, प्रयोग करते हैं। वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, विनित प्रीपोजिशन का। जब कोई किसी के नीचे हो, जिसके नीचे हो, संपर्क में हो या सटा हुआ हो, तो वहाँ पर विनित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और गाँव जो होता है वो पहाड़ी के ठीक नीचे होता है, वहीं से क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। आगे देखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन करना है, ध्यान से देखिएगा। सही विकल्प जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेरेटिंग। क्या हो जाएगा बाबू, एक्सपेरेटिंग। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरेटिंग इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है बाबू, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा करना। और सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द चुनिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पार्डन मतलब क्षमा करना, और फॉरगिव का मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना। पार्डन का मतलब भी क्षमा करना और फॉरगिव का मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजी सही लिखता है, विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन, वह अपने प्रोफेशन में काफ़ी आगे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो शब्द है, फार्दर और फर्दर। तो फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस में जो दूर हो, और फर्दर का मतलब जो अपने कैरियर में आगे जाए, अपने भविष्य में आगे बढ़े, उसके लिए फर्दर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो फर्दर इन हिज प्रोफेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजी सही लिखता है, वह अपने प्रोफेशन में जो है वह क्या होगा, काफ़ी आगे जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है, इसमें से जो एकदम विषम है उसको चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विमेन मतलब महिला,
गर्ल मतलब लड़की, और लेडी मतलब भी क्या होता है महिला, और यहाँ पे मैन मतलब क्या होता है पुरुष होता है। तो यहाँ पे जेंडर के हिसाब से अगर देखते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वह क्या है फेमिनाइन जेंडर है और ये मैस्कुलिन जेंडर है। उस अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आर यू अटेंडिंग डैश द रिसेप्शन टुडे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर यू अटेंडिंग डैश द रिसेप्शन टुडे। अब देखिए यहाँ से कि कह रहे हैं कि आज आप रिसेप्शन को अटेंड कर रहे हैं या रिसेप्शन पार्टी अटेंड कर रहे हैं। तो रिसेप्शन पार्टी आज आप अटेंड कर रहे हैं या आज रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं, तो खास रिसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो खास रिसेप्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब कभी भी किसी को खास बना दिया जाए तो वहाँ पर दी लगेगा, क्योंकि अब हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं क्या आज आप रिसेप्शन पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो किसी खास रिसेप्शन की बात हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। सी इज राइटिंग अ बर्थडे डैश राइट नाउ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब कभी भी किसी सेंटेंस में नाउ लगा हुआ तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और इस सेंटेंस को देख करके भी स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और हम लोग किसी को बर्थडे का मैसेज करते हैं, बर्थडे का मैसेज लिखते हैं, ठीक है ना, तो बर्थडे का टिकट या बर्थडे का नक्शा या बर्थडे का मेनू क्या तैयार करना जी, तो हम लोग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी सी इज़ राइटिंग, वह लिख रही है ए बर्थडे मैसेज राइट नाउ, बर्थडे का संदेश लिख रही है, बर्थडे को का मैसेज लिख रही है। किसी का बर्थडे होगा वो उसको टाइप करके जो है वह विश करने के लिए जो है वह मैसेज लिख रही है। आगे देखिएगा, डू यू डैश T85। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डू लगा हुआ है, अब डू लगा हुआ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डू यू हैव T85, क्या आप 5 बजे चाय पीते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैव का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया गया है। किसकी तरह किया गया, मेन वर्ब की तरह। देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। डू यू हैव T85 का मतलब होता है कि क्या आप 5 बजे चाय लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। या हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तुम्हारी घड़ी के द्वारा क्या समय हुआ है, या तुम्हारे घड़ी के द्वारा क्या समय बताया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि घड़ी के द्वारा समय बताया जाता है। तो घड़ी के द्वारा समय बताया जाता है, तो के द्वारा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोर देन 60 बॉयज पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। अब देखिए, मोर देन 60 बॉयज यानी 60 से अधिक लड़के पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी से पास किए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस आपका एक्टिव है और पास्ड ये आपका वर्ब का क्या है, तीसरा रूप है, तो निश्चित रूप से इसके पहले हैज हैव लगा होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब आपका क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी मोर देन 60 बॉयज हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, यानी 60 से अधिक लड़के प्रथम श्रेणी से क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे चुनना है कि यू अलोन, आप अकेले, वर थे, टू ब्लेम फॉर दिस, इसके लिए आरोप लगाने वाले या आरोपित होने वाले। आप अकेले थे, इसके लिए आरोपित होने वाले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कोई नहीं, बस आप थे आरोपित होने वाले। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, यू वर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस अलोन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप अकेले नहीं थे, ठीक है। और यहाँ कह रहा कि आप अकेले थे। नन बट यू, कोई नहीं बस आप, वर टू ब्लेम फॉर दिस, कोई नहीं बस आप थे आरोपित होने वाले, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे जो निगेटिव सेंटेंस का हम लोग चयन करते हैं, उसमें हम लोगों को एक बात ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस का अर्थ नहीं बदले, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए, ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द मैन केम डैश
अब देखिए यहाँ पे क्या है, आदमी जो है वह अचानक आया। अब आदमी जो है वह क्या आया, अचानक आया। तो द मैन केम डैश, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, अचानक। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है बाबू, अचानक। जब देखिए यहाँ वर्ब है तो यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। द मैन केम इमीडिएटली का मतलब होता है क्या, कि आदमी जो है वह क्या आया, अचानक आया, एकाएक आया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। एकदम गलत वाक्य का चयन करना है। कौन सा सेंटेंस यहाँ पे गलत है, इसका चयन करना है। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं, सी सफर्स 8 फीवर। देखिए सफर के साथ हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, सफर फ्रॉम समथिंग। सफर के साथ हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो सफर के साथ यहाँ पे 8 का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि सफ़र के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा, 8 का नहीं। तो बाकी के ऑप्शन पे आप विचार करें या ना करें, हमारा आंसर पहले में ही मिल गया। द प्यून डैश द वेल, चपरासी जो है वह घंटी बजाता है। तो देखिए ये उसका जो है वह नेचर है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, और चपरासी का तो काम है, आदत है घंटी बजाना। तो जब कभी भी जो है वह क्या है, कोई हैबिट की बात करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। द प्यून थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि प्यून जो है उसका काम है घंटी बजाना, ये उसके आदत में शामिल है, इसके स्वभाव में शामिल है। तो वहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही विकल्प का चयन करना है, वो शब्द जिसका उच्चारण सही करना है, किया गया है, उसको देखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 पीपल डैश अ ह्यूज पार्टी। अब 60 लोग का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा पार्टी है, बड़े पार्टी का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 60 पीपल मीन्स अ ह्यूज पार्टी। 60 लोगों का मतलब है कि एक बड़े पार्टी का क्या किया जाना है, आयोजन किया जाना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। वी नीड टू गुड फूड, वी नीड गुड फूड, नीड गुड फूड, वी नीडिंग गुड फूड। देखिए यहाँ पे जो असर्टिव सेंटेंस होता है नॉर्मल, उसमें सब्जेक्ट वर्ब और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग देखिए क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि वी नीड गुड फूड, हम लोगों को अच्छे खाने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एवरीबॉडी हैज़ टू डैश हिज मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हर किसी को जो है वह अपनी गलती के लिए जो है वह कीमत चुकानी पड़ती है। एवरीबॉडी हैज़ टू पे फॉर, पे फॉर का मतलब होता है चुकाना, पे फॉर का मतलब क्या होता है वो चुकाना। यानी एवरीबॉडी हैज़ टू पे फॉर हिज मिस्टेक का मतलब होता है कि उसे अपनी गलती के लिए जो है वह कीमत चुकानी पड़ेगी। पिक आउट का मतलब क्या होता है, पिक आउट का मतलब होता है, पिकअप का मतलब ही होता है चुनना, पिक आउट। मेक आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वी आर डिपेंड डैश हिज डिसीजन। अब देखिए यहाँ पे डिपेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन समवन या समथिंग, समवन या समथिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी डिपेंडेंट ऑन हिज डिसीजन, यानी हम लोग उनके निर्णय पर जो है वह क्या है, निर्भर हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश गॉड ब्लेस हर, ये देखिए आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू, मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, ब्लेस,
कर्स ये सभी का बोध होता है और यहाँ पर हम लोग जो है वह क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। और इस पैटर्न से लगभग हर साल क्वेश्चन रहता है, तो आप इन तमाम प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से देखिएगा। मे गॉड ब्लेस हर का मतलब होता है कि भगवान उसका क्या करे, भला करे, भगवान उसको आशीर्वाद दे। वी मस्ट अप्रोच हिम, अब यहाँ पर पैसिव वॉइस चुनना है, तो पैसिव वॉइस चुनने के लिए देखिए यहाँ पे हिम जो ऑब्जेक्ट है अभी तक, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3, इस तीनों में किसी में भी सब्जेक्ट के रूप में ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं इसको बना करके, सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। मॉडल वर्ब है मस्ट, तो मस्ट रहेगा। उसके बाद मॉडल वर्ब में बी देना है, बी दे दिए। अप्रोच का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, अप्रोच्ड हो जाएगा। और बाई अस आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ थिन, थिन मतलब होता है पतला दुबला, क्या होता है बाबू, पतला दुबला। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो थिन का सिनोनिम हो जाएगा स्लिम। स्लिम का मतलब भी क्या होता है बाबू, पतला दुबला, है ना। वो हम बोलते हैं ना कि वो कितना स्लिम दिखती है, तो वहाँ पर जो है वह स्लिम का मतलब क्या हो जाएगा, पतला दुबला। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। अब देखिएगा ध्यान से, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, इसको हम लोगों को एक्टिव फॉर्म में बदलना है। तो एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले आपको जो है वह देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट रहेगा, तो इसको आगे कर देंगे योर बिहेवियर। अब यहां पर देखिए वॉज वर है, तो निश्चित रूप से जो है वह सिंपल पास्ट में होगा, तो योर बिहेवियर सरप्राइज्ड। और यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहा होगा, तो मी, तो योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी का मतलब क्या होता है जी, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, और इसका जो उल्टा शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, तो शक्तिशाली का उल्टा शब्द क्या होता है, वीक। वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, दुर्बल, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई एम गुड डैश टेनिस, देखिए यहाँ पे एक शब्द है गुड एट समथिंग, गुड एट समथिंग। अगर आप किसी चीज में अच्छा हैं तो वहां पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ये आपका कोर कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 8। आई एम गुड एट टेनिस का मतलब होता है मैं टेनिस में अच्छा हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी इज डैश ऑफ हर फोल्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी इज डैश ऑफ हर फोल्ट, वह अपने गलती को लेकर के सजग है, चौकन्ना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंसस। क्या हो जाएगा बाबू, कंसस हो जाएगा। कंसस के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, कंसस प्लस ऑफ प्लस समथिंग। और कंसस का मतलब होता भी है सजग या सतर्क। सी इज कंसस ऑफ हर फोल्ट का मतलब होता है कि वह अपने गलती को लेकर के सजग है, सतर्क है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीपल थिंक देयर विल बी पीस नाउ, लोग सोचते हैं कि जो है वह अब शांति बहाल होगी, जल्दी बहाल होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, और ये जो पीपल है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग मेनी का प्रयोग करते हैं। मेनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग, थिंक सोचते हैं, देयर विल बी पीस सून, जल्दी ही शांति बहाल होगी या शांति होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मच के बाद हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। और एनी जो है वह इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर एनी मतलब कोई लोग। अब कोई लोग कौन लोग, इसके बारे में पता होना चाहिए। लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, तो यहाँ पे यह भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अजय से टू द गर्ल आई नो यू। अब देखिए अजय ने लड़की से कहा मैं तुमको जानता हूँ। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, तो अब हम लोग यहाँ पे बदलते हैं अजय, और से टू बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। द गर्ल है तो गर्ल लिख देंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। अब ये सिंपल पास्ट में है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये भी सिंपल पास्ट में जाएगा, तो ही न्यू। और यू क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द गर्ल, द गर्ल के लिए क्या हो जाएगा, हर। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, द गर्ल, द गर्ल के लिए क्या हो जाएगा, हर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अजय से टू द गर्ल आई नो यू। अब देखिए अजय ने लड़की से कहा मैं तुमको जानता हूँ। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, तो अब हम लोग यहाँ पे बदलते हैं अजय, और से टू बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। द गर्ल है तो गर्ल लिख देंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। अब ये सिंपल पास्ट में है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये भी सिंपल पास्ट में जाएगा, तो ही न्यू। और यू क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द गर्ल, द गर्ल के लिए क्या हो जाएगा, हर। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। as I told the girl that she knew her, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। अब देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है यानी सेंटेंस को कंबाइन करना है कि स्टडी हार्ड कठिन परिश्रम करो, यू विल नॉट पास तुम पास नहीं करोगे, यानी जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टडी हार्ड कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल नॉट पास, नहीं तो तुम पास नहीं करोगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी। अगर हम आप से पूछ रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक परमिशन ले रहे हैं, तो परमिशन लेने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो परमिशन लेने के लिए हम लोग माइट का प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सुटेबल आंसर हम लोग विल के साथ जाएंगे। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी का मतलब होता है कि क्या आप एक आध कप चाय और लेंगे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है योर परफ्यूम हैज़ अ वंडरफुल। अब देखिए परफ्यूम का मतलब क्या होता है? परफ्यूम का मतलब होता है इत्र। अब आपका जो परफ्यूम है उसका जो सुगंध है वो बहुत अद्भुत है, तो सुगंध के लिए हम लोग जो है वह यहाँ पे जो सेंट का प्रयोग करते हैं वो होता है SCENT। ये सेंट का मतलब होता है सुगंध, और इस सेंट का मतलब होता है एक प्रकार का करेंसी है। और यहाँ पर देखिए सेंट जो है वह सेंट का वर्ब का दूसरा रूप है। सेंट का दूसरा रूप क्या होता है? सेंट का दूसरा रूप होता है सेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब देखिए आई विल नॉट बी एबल टू लगा हुआ है, तो टू के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है? पहला रूप, ये आपको याद रखना है। टू के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? पहला रूप। तो आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट। आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। मैं अपने प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने में सक्षम नहीं होऊंगा। आगे चलते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटेन। फिट टू बी ईटेन का मतलब होता है जो खाने लायक हो या खाने योग्य हो। जो खाने योग्य हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो जो खाने योग्य हो उसको हम लोग एडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिबल। और यहाँ पर देखिए क्या है, फाइटल मतलब होता है जानलेवा, कैनिबल मतलब होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो इंसान का गोश्त खाता है उसको हम लोग कैनिबल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। राइस और करी मेरा फेवरेट डिश है। अब देखिए राइस एंड करी, दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक के बिना दूसरा अधूरा हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये एकदम समझ लेना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड का मतलब होता है राइस और करी मेरा प्रिय भोजन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ओपन द डोर प्लीज। अब यहाँ पर क्या है? अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम लिखना है। तो ओपन मतलब होता है खोलना, और इसका जो है वो उल्टा क्या हो जाएगा? क्लोज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? क्लोज। क्या हो जाएगा? क्लोज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। उसने पूछा समय क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, ही आस्क्ड है तो आस्क्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ से WH वर्ड है तो यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर वही काम करेगा व्हाट। और यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट बना देंगे टाइम, द टाइम, और इज का पास्ट क्या हो जाएगा? वॉज। तो देखिए कौन सा आंसर सही है? तो बिल्कुल ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वॉज, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। और नरेशन से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से उसे अच्छे से पढ़ेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन करना है, जो विकल्प है वो है प्लेंटी, PLENTY। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्रचुर या पर्याप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हैव यू रीड डैश रामायणा। देखिए यहाँ पे रामायणा धर्म ग्रंथ का नाम है, और रिलीजियस बुक जो भी होते हैं, धार्मिक ग्रंथ जो भी होते हैं, उनके नाम के पहले, रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो रिलीजियस बुक के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हैव यू रीड द रामायणा, क्या तुमने रामायण पढ़ी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, माफ करें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में इसको ले चलना है, बोले ना वॉइस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, मिस्टर कुमार, तो इसको आगे करना पड़ेगा, सारे में मिस्टर कुमार आगे है। इज एम आर लगा हुआ, तो इसका मतलब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो पहला देखिए सिंपल पास्ट में है, ये तो होगा नहीं, ये सिंपल फ्यूचर में है, ये होगा नहीं, यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया, ये होगा नहीं, तो एकमात्र विकल्प आपके पास क्या बच रहा है, मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब का पांचवा रूप, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM। अब देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब क्या लगा हुआ, बाय। अब टाइम ऑफ एडवर्ब बाय लगा हुआ है, यानी जब कोई काम फ्यूचर में दिए गए समय के भीतर पूरा कर लिए जाने की संभावना है, तो वहाँ पर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में बाय जनवरी, बाय 4 PM, बाय 5 PM, बाय दिसंबर, बाय नेक्स्ट मंथ, इस तरह का कोई टाइम ऑफ एडवर्ब रहता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, ये आपका प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम ऑफ एडवर्ब, ये आपका मूल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इट डैश व्हेन वी वेंट आउट। अब देखिए यहाँ पे एक क्लाउज है, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम गए, तो जब हम गए तो क्या हो रही थी, बारिश। देखिए जब कोई काम पहले से हो रहा हो, पास्ट में कोई काम पहले से हो रहा हो और इसी बीच कोई दूसरा काम हो, तो जो काम पहले से हो रहा हो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, और जो काम बाद में हुआ हो वो सिंपल पास्ट में। तो इट डैश रेन, देखिए यहाँ पे इट डैश व्हेन वी वेंट आउट, जब हम लोग बाहर गए तो देखिए क्या बारिश हो रही थी, तो बारिश होने का काम जो है वह पहले से हो रहा था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट वाज रेनिंग, यानी राइट आंसर होगा इट वाज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन चुनना है। अब देखिए यहाँ पे ही सेड है, तो ही सेड है तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो आपका वही रहेगा, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड ही रहेगा, बिल्कुल देख लेते हैं हम लोग बना करके, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगा दीजिए। अब यहाँ ही है तो ही जो है वह इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ होगा, यानी ये फर्स्ट पर्सन हुआ होगा, तो यहाँ क्या रहेगा आई, और कुड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, कैन। अब डू है तो डू, और इट में तो कोई चेंज नहीं होगा इट, और यहाँ पे हिमसेल्फ है तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर मिल रहा है आपका, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आई कैन डू इट माई सेल्फ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डू नॉट डिस्टर्ब मी आई डैश माई होमवर्क। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, हमको तंग मत करो, आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको तंग मत करो, हम होमवर्क बना रहे हैं, तो मतलब उस समय ये एक्शन हो रहा है, उस समय ये एक्शन जारी है। तो जब बोलने वक्त एक्शन जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग। मेरा दोस्त जो है वह इंजीनियरिंग में किस्मत आजमाना चाहता है, या इंजीनियरिंग में जो है वह अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। तो यहाँ पे परस्यू का जो सिनोनिम हो जाएगा, परस्यू का मतलब होता है कार्यान्वित करना, और एकम्प्लिश का मतलब ही होता है क्या, कार्यान्वित करना, यानी राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है
विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, किस राष्ट्र को जो है वह कहा गया है कि यह राष्ट्र जो है वह युवा राष्ट्र है, पुराने लोगों का, प्राचीन लोगों का। तो ये इंडिया के बारे में कहा गया है और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज़ माई होम में ऐसा कहा कि इंडिया इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी भारत जो है वह प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र है और अभी अभी इसको आज़ादी मिली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन ऑसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। ये लाइन जो है वो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है और इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि मिसिसिपी जो स्टेट है, जो कि एक डेजर्टेड स्टेट है, और मिसिसिपी जो है वह अन्याय और उत्पीड़न से एकदम जो है वह क्या हो रहा है, जल रहा है, अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से वह पिघल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। कौन लोग प्रेस की आलोचना करने से बचते हैं? कौन लोग प्रेस की आलोचना करना नहीं चाहते हैं? क्योंकि प्रेस रेपुटेशन बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो जनरली जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने वाले लोग होते हैं, राजनेता होते हैं, वो प्रेस को एंटागोनाइज करने से, प्रेस की शिकायत करने से क्या होते हैं, बचते हैं, क्योंकि उनको अपने रेपुटेशन का बहुत फिक्र होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो से लिया गया है। इसमें लेखक कहते हैं कि आदमी का जो पावर है, आदमी की जो शक्ति है, वो कितनी दुर्बल है, कितनी कमज़ोर है कि वह अपने खुशी के लम्हे को बढ़ा नहीं सकता है और दुख के लम्हे को घटा नहीं सकता है। आगे चलते हैं। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। किस इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज माना जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अमेरिकन इंग्लिश को भी वर्ल्ड लैंग्वेज माना जा रहा है और कहीं कहीं जो है वह स्कैंडिनेवियन इंग्लिश को भी वर्ल्ड लैंग्वेज माना जा रहा है। तो राइट आंसर हम लोग अमेरिकन इंग्लिश के साथ चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा किताब लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है लिखा है क्या, गीतांजलि, है ना। क्या लिखा है, गीतांजलि। और मैकबेथ किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने। सावित्री लिखा है अरविंदो घोष ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है हु रोट आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन लिखे हैं जीवी साव ने। किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड साव, यानी ऑप्शन नंबर 1। बुक एंड ऑथर से संबंधित वीडियो आपके बीच हम जल्द ही लेकर आएंगे। ही इज डिसेंडेंट डैश द मुगल रॉयल्टी। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, और डिसेंडेंट्स के साथ जो है, डिसेंडेंट्स के साथ जो है वह ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है, ऑफ समवन या समथिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ही इज डिसेंडेंट ऑफ मुगल रॉयल्टी का मतलब होता है कि वह जो है वह मुगल वंश का जो है वह क्या है, तो ताल्लुकात रखता मुगल वंश से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु कंपोज्ड लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास वाल्ट विटमिन ने कंपोज किया है और ये अमेरिकन पोइट रहते हैं। कहाँ के पोइट रहते हैं बाबू? अमेरिकन पोइट रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि लिव्स ऑफ ग्रास किसने कंपोज किया? तो वाल्ट विटमिन ने कंपोज किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है स्नेक्स वेयर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कि इन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है कमला दास जी की। इसके रचनाकार कौन है? कमला दास। और कमला दास जी की जो रचना है उनमें कहा जा रहा है कि सांप को देखा गया। तो सांप को कहाँ देखा गया? तो सांप को किताबों के बीच देखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्नेक्स वेयर सीन अमंग बुक्स, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द एंगल सेक्शन यूज्ड डैश लैंग्वेजेज। एंगल सेक्शन जो थे वो जर्मेनिक लैंग्वेज यूज करते थे, यानी एंगल सेक्शन जो है वह एक जो है वह जनजाति थे जो कि जर्मेनिक लैंग्वेज यूज करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम, यानी जैसे जैसे जो है वह ब्रिटिश एम्पायर ने जो है वह ब्रिटिश एम्पायर का जो कॉलोनी था, जो उपनिवेश था, वो जैसे जैसे फ्रीडम लेते गया, स्वतंत्र होते गया, वैसे वैसे जो है वह इंग्लिश में उभार आते गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। He had the look of being a simple-hearted man as well as simple-minded man. किसका लुक और दिमाग दोनों सिंपल था? तो किसका लुक और दिमाग दोनों सिंपल था? तो बेंजे का था। और बेंजे जो है वह किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है? तो द अर्थ का है। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? बेंजे के बारे में बात किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, H.E. वेट्स इसके लेखक हैं। ये भी ध्यान में रखना हम लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्ल एस वर्क इन द राइटर बुक ऑफ देखिए यहाँ पे, पर्ल एस वर्क इन द राइटर ऑफ बुक्स लाइक। पर्ल एस वर्क जो है वह कौन सी किताबें लिखी हैं? तो पर्ल एस वर्क ने लिखी हैं कम माई बिलव्ड। कौन सी किताब उनकी है? वह कम माई बिलव्ड, है ना। अब द वेस्टलैंड जो है वह T.S. एलियट का है ना। उसके बाद मैकबेथ जो है वह विलियम शेक्सपियर का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। लोमोव के कुत्ता का नाम क्या है? तो लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है बाबू? गेस। और नतालिया के कुत्ते का नाम क्या रहता? लिप। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ डैश कैरेज। नानू काका जो है वह कहाँ थे खड़ा? किस कैरेज के डोरवे पे खड़ा थे? मतलब किस बोगी के डोरवेज पे खड़ा थे? तो नानू काका सेकंड क्लास जो कैरेज था उसके डोरवे पर, उसके दरवाजे पर खड़ा थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स। यानी ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा थी वो अलग दिखती थी। क्यों दिखती थी? क्योंकि ओल्ड इंग्लिश का जो स्पेलिंग और वोकैबुलरी था वो बहुत ही टफ था। तो ओल्ड इंग्लिश का वोकैबुलरी और आपका जो स्पेलिंग था वो बहुत टफ था, इसलिए ओल्ड इंग्लिश का जो भाषा था वो थोड़ा सा क्या था? अलग था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद। रोमांटिक रिवाइवल जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पर जो है वह किसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो देखिए यहाँ पे एडुकेशन का जो है वह बहुत ज़्यादा क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन। अंग्रेजी का उपयोग जो है वह फॉरेन लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो इंडिया में भी किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर। बर्ट्रैंड रसेल क्या थे बाबू? ब्रिटिश फिलोसफर थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये मैथमेटिशियन भी थे, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवेइज कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द स्कूल। है ना। अगले दिन सेवेई से जो जब्त किया हुआ गॉड था वो पोर्टर को दे दिया गया। अब देखिए ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन जो है वह द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आर्टिस्ट चैप्टर। और आर्टिस्ट चैप्टर का ही चीफ कैरेक्टर कौन होता है? सेवेई। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर। पारंपरिक समाज में जो चाइल्ड बर्थ को मैनेज करने का जो तरीका है वो मेनी एंड वेरिड, यानी बहुत सारा तरीका है, अलग अलग तरीका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी मेनी एंड वेरिड। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रिसॉर्टेड। देखिए स्वतंत्र लोग सोचता है कि जब युद्ध के बाद पूर्ण रूप से शांति बहाल होगी तो मीडिया को जो है वह सारा जो है वह आज़ादी क्या हो जाएगी? वापस दे दी जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्री पीपल मस्ट सी, लोगों को देखना चाहिए कि व्हेन पीस कम्स, जब शांति बहाल होगी, फुल फ्रीडम इज रिसॉर्टेड, वो मीडिया को फुल फ्रीडम क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं। I am thankful to the best for many a thing I have learnt from Western literature is taken। ये देखिए यहाँ पे क्या है, गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जो है वह पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पश्चिमी सभ्यता से सीखा है। तो ये जो लाइन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक।
ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो पास्ट हमारा डेड और स्टैटिक नहीं है, ये अलाइव और डायनेमिक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये लाइन जो है वह भारत इज माई होम से लिया गया है, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारा पास्ट खत्म नहीं हुआ बल्कि ये लाइव डायनेमिक है और फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को डिटरमाइन करने का क्या कर रहा, काम कर रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे क्या है, यानी लेखक की जो माँ है, नरेटर की जो माँ है, वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि नानू काका जैसे भी हो वो मैनेज कर लेंगे, मंत्री से मिलने का जो उनका जो ये है काम है वो उसको बड़ा आसानी से कर लेंगे, इस बात को लेकर के आश्वस्त थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, यानी लेखक की जो माँ थी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी दैट कि नानू काका वुड एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, मंत्री से मिल लेंगे वेन एवर ही वांटेड, जब कभी भी वो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो आराम से मंत्री से क्या करेंगे, मिल लेंगे। उनके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट्स नॉट अलाउ इन द वैली ऑफ। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है वह आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर जो है वह लिखे हैं। इसमें कहा गया लेट्स नॉट अलाउ इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, यानी हम लोग जो है वह जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, डिस्पेयर का मतलब होता है भेदभाव, ऊंच नीच, उस भेदभाव ऊंच नीच की घाटी में हम लोग नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वॉज अ डैश डे, जब लेखक ने सांप को देखा था तो वो कौन सा दिन था, तो वो हॉट डे था, गर्म दिन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है वह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जिसके लेखक वॉल्ट विटमिन है, जो कहते हैं कि मैं खुद में मनाता हूँ, खुद में गाता हूँ और खुद के लिए गाता हूँ, और जैसा मैं मानता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, आपको भी ऐसा सोचना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। ऑर्डेन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर कलेक्शन ऑफ पोएम, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन को पुलित्जर प्राइज दिया गया, किसके लिए दिया गया, तो उनकी एक रचना थी द एज ऑफ एनेक्सिटी। एज ऑफ एनेक्सिटी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना थी, उसी के लिए इनको जो है डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं उनको जो है वह पुलित्जर प्राइज दिया गया था। आगे चलते हैं। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, मतलब ये लाइन जो है कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो देखिए ये लाइन जो है वह आपका ऑड टू ऑटोमन से लिया गया है, जिसमें लेखक कह रहे हैं कि क्या करता है कि यह जो सीजन है वो सूर्य का जो है वह बहुत क्लोज वजम फ्रेंड है, नज़दीकी दोस्त है, और सूर्य के साथ ये मिल करके गुफ्तगू करके फलों को जो है वह पकाने का काम करता है। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया, ऑड टू ऑटोमन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉप बिफोर, ये लाइन कहाँ से लिया गया, कहते हैं लेखक कह रहे हैं कि हमको इंतजार करना चाहिए और एकदम अवश्य खड़े होकर इंतजार करना चाहिए क्योंकि वो वाटर ट्रॉप पर हमसे पहले आया है। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया, तो ये लाइन स्नेक चैप्टर से लिया गया है, जिसमें लेखक कह रहे हैं कि सांप नाद पर जो है वह पानी पीने के लिए हमसे पहले गया है और वो पहले गया है, इसलिए उसको मौका पहले मिलना चाहिए, इसलिए हमको अभी क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु रोट समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता जो रचना है वो किनके द्वारा लिखी गई है, तो समर इन कोलकाता रचना कमला दास जी के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। और यहाँ पे माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वो भी कमला दास जी के द्वारा लिखी गई हैं, और ये इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में रचना लिखने का काम करती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन वाल्टर डिलामेयर्स सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ, वाल्टर डिलामेयर की रचनाओं में जो है वह मेलंचोली मिलती है, क्या मिलती है बाबू, मेलंचोली मिलती है। वाल्टर डिलामेयर की जितनी भी रचनाएं हैं वो मेलंचोली उसमें जो है उसका थीम रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखिएगा कि मेरा जीव है या हर कुछ मेरे ब्लड का एक एक कतरा, एक एक
चीज़ जो है वह इसी मिट्टी से दिया हुआ, इसी मिट्टी का बना हुआ है। तो यह बात जो है वह द सोल्जर चैप्टर में जो है वह पोइट कर रहे हैं कि यहाँ पे एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी मेरे शरीर का हर कतरा, हर रक्त जो है, हर कुछ जो है वह इसी मिट्टी यानी इंग्लैंड की मिट्टी से जो है वह क्या है, दिया गया है। रूपर्ट ब्रूक ऐसा कर रहे हैं। आगे चलते हैं। When I crumble, who will remember दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यह लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया? तो यह लाइन एन इपिथेट पोएम से लिया गया है, और एन इपिथेट पोएम जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है? तो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन जो है वह मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, जिसमें मैकेविटी एक बिल्ली रहती है और वो क्राइम का नेपोलियन रहती है, और लेखक उसके बारे में कह रहे हैं, टी.एस. एलियट के उसके बारे में कह रहे हैं कि उसने हर कानून को तोड़ा है, यहाँ तक कि उसने ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ दिया है। बहुत जो है वह क्या है, खतरनाक मॉन्स्टर क्रिमिनल है। कौन? मैकेविटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।